नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सकल मांग वक्र की, जिसे हम एडी बोलते हैं। लिखा माइक्रो इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की मांग और आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था, जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है, उसमें मांग और आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जो मांग होती है, जैसे कि कोई ग्राहक है तो क्या करेगा कि उस किसी चीज़ की मांग करेगा, ठीक है। और जो उत्पादक है वो उसका उत्पादन करके उसकी आपूर्ति करेगा, तो उस पर क्या है होता है, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। देखिए, तदनुसार सभी व्यक्तिगत वस्तुओं और सेवाओं की मांग को भी जोड़ दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जितनी भी व्यक्तिगत वस्तुएं होती हैं, व्यक्तिगत वस्तुएं जो व्यक्तियों से जुड़ी होती हैं उन्हें व्यक्तिगत वस्तुएं कहते हैं। और सेवाएं मतलब कि लोग उस पर कितनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है। सेवाओं की मांग को भी जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, उसकी भी मांग को जोड़ दिया जाता है और इसे समग्र मांग के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऐसे किस मांग के रूप में संदर्भित किया जाता है? समग्र मांग के रूप में। सभी व्यक्तिगत वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को संयुक्त किया जाता है। जो जितनी भी व्यक्तिगत वस्तुएं होती हैं और सेवाएं होती हैं, उनको क्या किया जाता है? संयुक्त किया जाता है, मतलब एक साथ कर लिया जाता है और इसे समग्र आपूर्ति के रूप में संदर्भित किया जाता है। और इसे क्या है? समग्र आपूर्ति के रूप में संदर्भित कर लिया जाता है। व्यक्तिगत वस्तुओं और सेवाओं की मांग और आपूर्ति की तरह एक अर्थव्यवस्था के लिए कुल मांग और कुल आपूर्ति को एक अनुसूची या वक्र या बीजीय समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। इसको किसके द्वारा दर्शाया? एक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। लिखा कुल मांग वक्र विभिन्न स्तरों पर अर्थव्यवस्था द्वारा मांग की गई सभी वस्तुएं और कुल मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। जो कुल मांग वक्र जो होता है, मूल स्तरों पर जो वस्तु है होती है, उसके मूल स्तरों पर अर्थव्यवस्था द्वारा मांग की गई सभी वस्तुएं, अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुओं की मांग की जाती है वह वस्तुएं और सेवाओं और जो सेवाएं लोग देते हैं, उन सेवाओं की कुल मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। जो उनकी कुल मात्रा होता है उसका क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। या कुल मांग वक्र का एक उदाहरण चित्र में दर्शाया गया। जो कुल मांग होती है उसका एक उदाहरण कहाँ दर्शाया गया है? चित्र में। लिखा है प्राइस लेवल। प्राइस लेवल को हम किस चीज़ से दर्शाते हैं? वाई से, ठीक है। और रियल जीडीपी को हम किससे दर्शाते हैं? एक्स से। रियल जीडीपी को किससे दर्शाते हैं? एक्स से। प्राइस लेवल एक्स जो होता है उसे क्या बोलते हैं? प्राइस लेवल। मतलब प्राइस लेवल तो समझते ही। और रियल जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लिखा है ऊर्ध्वाधर अक्ष सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। जो ये ऊर्ध्वाधर है, ये क्या है? सभी की अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ पे बात आती है अंतिम वस्तुएं। तो अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं? अंतिम वस्तुएं उन वस्तुओं को बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे देश में जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जब वो अंतिम उपभोक्ता के पास पहुंचती हैं और वहाँ पे उनकी खपत होती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? अंतिम वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है। सकल मूल्य स्तर या तो जीडीपी
डिप्लेक्टर या सीपीआई द्वारा मापा जाता है। जो सकल मूल्य होता है या तो जीडीपी, डिप्लेक्टर या फिर सीपीआई द्वारा मापा जाता है। क्षैतिज अक्ष वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के स्तर द्वारा मापी गई सभी वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। जो क्षैतिज अक्ष है, जो क्षैतिज अक्ष है, ये क्या वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के स्तर द्वारा मापी गई सभी वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। ये किसकी मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है? वास्तविक मात्रा का। घरेलू क्षेत्र में के द्वारा जो वास्तविक मात्रा मापी जाती है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ध्यान दें कि कुल मांग वक्र एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड, व्यक्तिगत वस्तुओं के लिए मांग वक्र की तरह नीचे की ओर झुका है। ठीक है, किसकी तरफ झुका है? नीचे की ओर, जिसका अर्थ है कि मूल्य स्तर वास्तविक जीडीपी की मांग की मात्रा के बीच एक व्युत्पन्न संबंध है। इसका क्या अर्थ होता है कि किसी मूल्य और वास्तविक जीडीपी की मात्रा के बीच एक व्युत्पन्न संबंध है। एक मतलब व्युत्पन्न संबंध है। नीचे की ओर झुके हुए सकल मांग वक्र के कारण अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं के लिए नीचे की ओर झुके हुए मांग वक्रों के दिए गए कारणों से भिन्न होते हैं। इसके किसके कारणों से भिन्न हो? जो इसके दिए गए कारण है उसके क्या है? भिन्न होते हैं। एक व्यक्तिगत वस्तु के लिए मांग वक्र एक व्यक्तिगत वस्तु के लिए मांग वक्र इस धारणा के तहत तैयार किया जाता है कि अन्य वस्तुओं की कीमत स्थिर रहे। जो मांग वक्र होता है इस धारणा के अनुसार तैयार किया जाता है कि जो मांग वस्तुएं हैं, जो मांग वक्र है इस धारणा से तैयार किया जाता है कि अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहे, कि जो अन्य वस्तुएं हैं उनकी क्या है कीमतें जो होती हैं मतलब स्थिर रहे, मतलब वहीं पर टिकी रहें। और यह धारणा की खरीदारों की आय स्थिर रहती है और इस धारणा के अनुसार जो जितने भी खरीदार होते हैं उनकी भी आय जो है स्थिर रहती है। जैसे ही अच्छे यक्ष की कीमत बढ़ती है, मान लीजिए कोई वस्तु है एक्स की, ठीक है, उसकी अगर जो कीमत बढ़ेगी तो अच्छे एक्स की मांग भी गिरती है, तो क्या है उसकी मांग भी गिरेगी। जब कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या है गिरेगी। शायद आपने मांग के नियम में पढ़ा भी होगा, क्योंकि अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कीमत कम होती है, क्योंकि अन्य जो वस्तुएं होती हैं उनकी अपेक्षा कीमत कम होती है और क्योंकि खरीदारों की वास्तविक आय कम हो जाती है। और क्या होती है? खरीदारों की वास्तविक आय क्या होती है? कम हो जाती है। यदि उच्च कीमत पर अच्छा एक्स खरीदते हैं, अगर जो मान लीजिए वो उच्च कीमत पर, अच्छी कीमत पर, बड़ी कीमत पर अच्छा एक्स खरीदे, मतलब कोई अच्छी वस्तु खरीदते हैं। एक्स का मतलब होता है इसमें है वस्तु खरीदते हैं। हालांकि कुल मांग वक्र को मूल्य स्तर के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। जो कुल मांग वक्र है उसको किसके संदर्भ में परिभाषित किया गया है? मूल्य स्तर के। फिर लिखा मूल्य स्तर में बदलाव का तात्पर्य है कि कई कीमतों में बदलाव हो रहा है। मूल्य स्तर का बदलाव का तात्पर्य होता है कि इसमें कई कीमतों का बदलाव हो रहा है, जिसमें श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी भी है। जिसमें क्या है? श्रमिकों की दी जाने वाली मजदूरी। ठीक, जैसे जैसे मजदूरी बदलती है वैसे वैसे आय भी बढ़ती है। जैसे जैसे मजदूरी लोगों की बदलती है वैसे वैसे आय भी बढ़ती है। नतीजा यह होता है कि यह मान लेना संभव नहीं है कि कुल मांग वक्र के निर्माण में कीमतें और आय स्थिर रहती हैं। इसमें यह नहीं, हम लोगों को नहीं मानना चाहिए कि मांग, ठीक है, जो कुल मांग होती है और उसके निर्माण में कीमतें और आय स्थिर रहती है। इसलिए नीचे की ओर झुके हुए व्यक्तिगत उत्पाद मांग वक्रों के लिए दिए गए तर्क का उपयोग करके समग्र मांग वक्र के अधोमुखी ढलान की व्याख्या नहीं की जा सकती। इसमें क्या है? अधोमुखी जो ढलान है उस पर दी हुई है, उसकी क्या है व्याख्या नहीं की जा सकती है। फिर लिखा है नीचे की ओर झुके हुए मांग वक्र के कारण, इसके कारण हैं वो भी देख लो। देखा कुल मांग वक्र के नीचे की ओर झुके होने के 3 कारण है। जो झुका हुआ होता है इसके 3 कारण। पहला, धन प्रभाव।
क्या है? धन प्रभाव। धन प्रभाव लिखा है। कुल मांग वक्र इस धारणा के तहत तैयार किया जाता है तैयार किया गया कि सरकार मुद्रा की आपूर्ति स्थिर रखती है। इसमें क्या होता है? ये वक्र इसलिए तैयार किया गया है क्योंकि इसमें सरकार मुद्रा की आपूर्ति जो होती है वो क्या होती है? स्थिर रखती है। कोई भी समय में किसी भी समय अर्थव्यवस्था के धन का प्रतिनिधित्व करने के रूप में धन की आपूर्ति के बारे में सोच सकता है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी अर्थव्यवस्था में धन का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपूर्ति के बारे में सोच सकता है। जैसे जैसे मूल्य स्तर बढ़ता है, मूल्य की आपूर्ति द्वारा मापी जाती है। ठीक है। देखा, अर्थव्यवस्था की संपत्ति मूल्य में गिरावट आती है। अर्थव्यवस्था की संपत्ति जो होती है उसके मूल्य में गिरावट आती है क्योंकि पैसे की क्रय शक्ति गिरती है। इसमें क्या होता है? जो पैसा होता है उसकी क्रय शक्ति गिरती है। जैसे जैसे खरीदार गरीब होते हैं वह सभी वस्तुएं और सेवाओं की अपनी खरीद कम करते हैं। जैसे जैसे जो खरीदार होते हैं वो गरीब होते हैं, वो अपनी जो वस्तुएं होती हैं उनकी खरीदारी कम कर देते। दूसरी वजह से ही मूल्य स्तर गिरता है, पैसे की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, खरीदार आमाहिर हो जाता है। जैसे मूल्य स्तर गिर जाता है, पैसे की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। मतलब मूल्य स्तर किसी वस्तु का गिर गया तो क्या है? उसकी खरीदारी बढ़ गई। जैसे कि मान लीजिए हमने एक बिस्किट का डिब्बा हम इसकी एक बिस्किट का डिब्बा ले रहे हैं। अगर जो इस समय 5 रुपये का है तो हम उसे खूब खरीदेंगे। ठीक है। लेकिन अगर उस पर उसका प्राइस बढ़ जाए तो हम उसको नहीं खरीदेंगे। और जो 10 रुपये का हो जाए तो हम 10 रुपये का कोई अच्छा और बिस्किट लेंगे 2 रुपये उसमें लगा करके। ठीक है। खरीदार अमीर बनते हैं और पहले की तुलना में अधिक सामान और सेवाएं खरीदने में सक्षम हो जाते हैं। खरीदने में सक्षम हो जाते हैं? अधिक सामान और सेवाएं खरीदने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए धन प्रभाव मूल्य स्तर और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के बीच व्युत्क्रम संबंध के लिए एक कारण प्रदान करता है। यह कहा है एक कारण प्रदान करता है जो नीचे की ओर झुकता हुआ मांग वक्र में परिलक्षित होता है। जो नीचे झुकता हुआ मांग वक्र में परिलक्षित मतलब शामिल होता है। फिर लिखा दूसरा कारण। तो दूसरा कारण है जैसे जैसे मूल्य स्तर बढ़ता है, जैसे जैसे किसी भी वस्तु का मूल्य स्तर बढ़ता है, परिवार और फर्मों को अपने लेन देन संभालने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। जो परिवार होते हैं और फर्म होते हैं, फर्म मतलब फैक्ट्रियां जो होती हैं, उनको अपने लेन देन के लिए धन की आवश्यकता होती है। जो लेन देन होता है उसे संभालने के लिए धन की आवश्यकता होती है। हालांकि पैसे की आपूर्ति तय है। जो पैसे की आपूर्ति होती है इसमें तय होती है। पैसे की एक निश्चित आपूर्ति की बढ़ी हुई मांग पैसे की कीमत ब्याज दर में वृद्धि का कारण बनती है। जैसे पैसे की आपूर्ति की बढ़ी हुई मांग होती है उसमें क्या है? ब्याज दर में वृद्धि का कारण बनती है। किसमें कारण बनती है? ब्याज दर। जो ब्याज दर होती है उसमें क्या होती है? वृद्धि का कारण बनती है। क्या जैसे जैसे ब्याज दर बढ़ती है, ब्याज दर के प्रति संवेदनशीलता, खर्च में कमी आएगी। जैसे जैसे ब्याज दर बढ़ेगी वैसे वैसे उसमें संवेदनशीलता और खर्च में कमी आएगी। इसीलिए ब्याज दर प्रभाव मूल्य स्तर और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की मांग के बीच विपरीत संबंध का एक और कारण प्रदान करता है। यह क्या है? एक कारण प्रदान करता है। फिर लिखा तीसरा और अंतिम कारण शुद्ध निर्यात प्रभाव। कौन सा है? शुद्ध निर्यात प्रभाव। निर्यात आयात तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है। जैसे जैसे घरेलू मूल्य स्तर बढ़ता है, जो घरेलू मूल्य स्तर होता है जैसे जैसे बढ़ता है, विदेशी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती हो जाती हैं। जो विदेशी वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं? सस्ती हो जाती हैं, जिससे आयात की मांग बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है? आयात की मांग बढ़ जाती है। हालांकि घरेलू मूल्य स्तर में वृद्धि का मतलब यह भी है कि घरेलू निर्मित सामान विदेशी खरीदारों के लिए अपेक्षाकृत अधिक महंगे होते हैं। जो विदेशी खरीदार होते हैं
ठीक है। तो विदेशी खरीदारों की अपेक्षा कर जो घरेलू सामान होते हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। जैसे कि हम एक मोबाइल फ़ोन के बारे में ले लें तो मोबाइल फ़ोन क्या, विदेशों के मोबाइल फ़ोन कम पैसों में मिल जाते हैं और इंडिया के वही फ़ोन बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं ना। देखा है, जिससे निर्यात की मांग कम हो जाती है। जिससे क्या होता है, निर्यात की मांग कम हो जाती है। जब निर्यात घटता है, आयात बढ़ता है तो शुद्ध निर्यात घट जाता है। जब निर्यात घटता है और आयात बढ़ता है तो शुद्ध निर्यात घट जाता है, क्योंकि शुद्ध निर्यात वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का एक घटक है। क्योंकि क्या होता है, शुद्ध निर्यात होता है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का एक घटक है। शुद्ध निर्यात में गिरावट के साथ वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की मांग में गिरावट आती है। जो शुद्ध निर्यात में गिरावट के साथ साथ वास्तविक घरेलू उत्पाद की मांग में गिरावट आती है।